होली का माहौल था। सभी लोग पापड़ चिप्स बनाने में जुटे थे। तभी बगल वाली रीता आंटी छत पर पापड़ सुखाते हुए बोलीं, अरे पारुल, क्या हाल है, क्या कर रही हो? तो पारुल ने कहा, कुछ नहीं आंटी, अभी घर की साफ सफाई करके फुर्सत हुई तो ध्यान आया कि घर में आटा खत्म होने वाला है, तो उसी के लिए गेहूं धोकर सुखा रही थी। आज संडे है तो सभी ने हैवी नाश्ता किया है, तो खाना थोड़ा लेट से ही खाएंगे, तो मैंने सोचा कि तब तक गेहूं ही धो लेती हूँ। इतना सुनते ही रीता आंटी बोली कि तुम इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेती हो पारुल, हमसे तो हो ही नहीं पाता है। तो पारुल मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आंटी, अब घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। और इतना कहकर वो फिर से गेहूं फैलाने लगी और कुछ देर बाद रीता आंटी नीचे चली गई। पारुल का सर गुस्से से फटने लगा। वो पिछले 4 घंटों से घर के नाश्ते से लेकर साफ सफाई और 50 किलो गेहूं तक धोकर फैला डाली, पर घर में से किसी सदस्य ने हाथ लगाना तो दूर बल्कि एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। पारुल का भी शरीर अब दर्द से टूट रहा था और इस दर्द में घर वालों का ये रवैया देखकर वो छत पर ही सुबुक सुबुक के रोने लगी। रोज का ही ये नाटक हो गया था। उसकी सास, जेठानी और देवरानी सभी उसके साथ हमेशा ऐसा ही करती थीं। उसे काम में फंसा देती थीं और खुद बुखार आने का नाटक करके बिस्तर में घुस जाती थीं या बच्चों को संभालने और मालिश वगैरह में जुट जाती थीं। पारुल की जेठानी के एक बेटा था 10 साल का और देवरानी के भी एक छोटा बेटा था लगभग 1 महीने का, पर पारुल की 2 बेटियां ही थीं। बड़ी बेटी 10 साल की और छोटी 2 साल की। इसलिए भी पारुल की सास पारुल पर दबाव कुछ ज़्यादा ही बनाती थी। पारुल की सास के साथ साथ कभी कभी पारुल की देवरानी जेठानी भी उस पर हुक्म चलाती थी। आज भी उसकी सास मीना जी ने कहा कि पारुल, बढ़िया सा सबको नाश्ता खिला दो तो सब लोग मिलकर घर की साफ सफाई कर लेंगे, फिर गेहूं धो लिया जाएगा और कल पापड़ बनाया जाएगा। पर नाश्ता करने के बाद तो जैसे लगा कि घर में कोई है ही नहीं। सभी जेंट्स अपने अपने दोस्तों से मिलने बाहर चले गए और घर की औरतें अपने अपने कमरे में कूलर चलाकर आराम करने लगीं। उसकी जेठानी तबीयत खराब होने की बात बताकर अपने कमरे में चली गई और देवरानी अपने बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में घुसकर कोई मोबाइल देख रहा होगा तो कोई टीवी, पर बहाना तो एक ही है कि तबीयत नहीं सही है। किसी की कमर दर्द हो रही तो किसी का गला जल रहा है। मीना जी भी बदन दर्द का बहाना करके अपने कमरे में जाकर सो गई। पारुल हर बार ऐसे ही बेवकूफ़ बन जाती थी। वो दिन भर काम में फंसी रहती। उसके बाद भी उसे सास के साथ साथ देवरानी जेठानी के भी ताने झेलने पड़ते। खैर, वो आंसू पोंछकर नीचे आई और अपने बच्चों को नहला धुलाकर तैयार कर दिया और फिर से जुट गई दोपहर का खाना बनाने में। खाना बनाने के बाद उसने सभी को खाने के लिए आवाज़ लगाई तो 3-4 बार बुलाने के बाद सभी अपने अपने कमरे से कराहते हुए निकलीं। ऐसा लग रहा था कि सभी बहुत बीमार हैं और टेबल पर बैठते ही सभी ने अपना अपना बहाना बनाया कि तबीयत नहीं सही है तो हम लोग ज़्यादा नहीं खाएंगे। पर थोड़ी देर में पारुल देखती है कि खाना तो पूरा खत्म हो गया और उसके खाने के लिए नीचे की सिर्फ 3 रोटी और सूखी सब्जी बची बस, और दाल चावल और रसेदार सब्जी सब उड़न छू हो गई और खाना खाते ही सभी फिर से अपने कमरे में चली गईं। खैर, किसी तरह मन मसोस कर पारुल ने भी खाना खाया और फिर सारा बर्तन धोकर रख दिया। उसकी सास और देवरानी जेठानी काम से बचने के लिए हमेशा ही बुखार होने की बात कहकर बिस्तर में घुस जाती थीं। और आश्चर्य की बात देखिए कि इनको सभी को दिन के समय ही बुखार आता है और शाम होते ही सभी का बुखार गायब हो जाता था। पर शाम को भी कहीं खाना न बनाना पड़ जाए तो सभी लोग ये कह देते थे कि अरे बड़ी कमजोरी लग रही है। आखिरकार शाम को भी पारुल को ही सारा काम करना पड़ता था और इतने सारे लोगों के बीच में वो फंसकर रह जाती थी। पारुल ने कई बार इन सब का बुखार चेक करने की कोशिश की
पर किसी ने कुछ बहाना बना दिया, किसी ने कुछ, ताकि कहीं उनकी असलियत न खुल जाए। पर पारुल तो सब जान ही रही थी, पर बेचारी मजबूर थी। अब तो धीरे धीरे पारुल को भी लगने लगा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाली है, क्योंकि इतने दिनों की थकान से उसकी शरीर भी जवाब देने लगी थी। घर पर किसी दिन दही बड़ा बनाना हो तो पारुल याद आती थी, बड़ी बनानी हो तो पारुल याद आती थी, गेहूं धोना हो तो पारुल याद आती थी, बल्कि घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो उसकी आव भगत के लिए भी सभी को पारुल ही याद आती थी। पर कभी कोई पारुल की थकान या तकलीफ के बारे में नहीं सोचता था। कभी कभी पारुल ये सब बातें सोचकर अकेले कमरे में बैठकर रोती भी थी कि कैसी जगह मेरी शादी हो गई है। खैर, 2 दिनों बाद पारुल की सासू माँ का जन्मदिन था, तो सबसे छोटे बेटे यानी पारुल के देवर सुधीर ने कहा कि हर बार तो बच्चों का जन्मदिन मनाया ही जाता है, तो क्यों ना इस बार माँ का जन्मदिन अच्छे से मनाया जाए। तो घर के बाकी लोगों ने सुधीर के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमत की मुहर लगा दी। घर के सभी लोग माँ के जन्मदिन को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। दिन भर बैठ के लिस्ट बना ली गई कि किसे बुलाना है, किसे नहीं, और अंततः 50 लोगों की लिस्ट बनके तैयार हो गई जो माँ के जन्मदिन में आने वाले थे। जन्मदिन की सारी सजावट और मेहमानों के लिए प्लेट, ग्लास, कटोरी वगैरह की जिम्मेदारी सुधीर की ही थी, और खाने की जिम्मेदारी घर की तीनों बहुओं की थी। खैर, सुधीर ने तो अपना काम बखूबी कर दिया। उसने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे घर को सजा दिया। हर जगह लाइट, जगह जगह हरी, लाल, पीली झंडियों से उसने पूरे घर को सुंदर बना दिया। पर सुबह से ही सासू माँ पारुल की देवरानी और जेठानी को लेकर मार्केट खरीदारी करने निकल गई थी, और पारुल को ये कहकर गई थी कि बेटा, हम सब खरीदारी करने जा रहे हैं, शाम 4 बजे तक लौट आएंगे, तब तक तुम पनीर की सब्जी, सूखी सब्जी, दही बड़े, गाजर का हलवा, पुलाव आदि बना के रखना। बेचारी पारुल का मुंह उतर गया था। उसे भी अपने लिए कुछ खरीदारी करने जाना था, पर उसके ऊपर तो उसकी सास ने काम का बहुत बड़ा बोझ डाल दिया था। सबके जाने के बाद पारुल ने सूखी सब्जी बना के रख दी और दही बड़े के लिए दाल पीस कर रख दी। फिर बरामदे में बैठकर वो मटर पनीर के लिए मटर छील रही थी। तभी उसका दिमाग खटका कि आज तो घर पर कार्यक्रम है, बहुत से मेहमान आएंगे, तो क्यों न आज इन तीनों को सबक सिखाया जाए। तो उसने मन ही मन में ठान लिया कि आज तो इन सबको सबक सिखा के ही रहूँगी। उसने मटर छील के किचन में रख दी और जाके अपने कमरे में कंबल ओढ़ के सो गई। कुछ देर बाद उसका पति अजय भी ऑफिस से आ जाता है और पारुल को इस हालत में देखकर वो चौंक जाता है। वो अपना बैग किनारे फेंक कर पारुल के पास जाकर पूछता है, क्या हुआ पारुल, क्यों सो रही हो इस समय? तो पारुल कहती है, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मुझे अंदर से बहुत ठंड लग रही है और मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इतना कहते कहते पारुल रोने लगती है। तो अजय घबराकर उससे कहता है, तो इसमें रोने की क्या बात है, तुम आराम करो, दवा खाई तुमने या नहीं? तो पारुल रोते हुए कहती है, हाँ, दवा तो मैंने खा ली, पर आज माँ जी का जन्मदिन है और घर पर सारा काम यूं ही पड़ा है। मैं सूखी सब्जी बना के जैसे ही उठी तो मुझे चक्कर आ गया, तो मैं आके लेट गई। पारुल की बात सुनकर अजय कहता है कि तुम वो सब चिंता छोड़ दो, बाकी का खाना माँ और भाभी लोग मिलकर बना लेंगी, तुम आराम करो, मैं कपड़े चेंज करके माँ को बुला लेता हूँ। अजय अपनी माँ को फ़ोन करता है और कहता है कि माँ जल्दी घर आ जाओ, पारुल की तबीयत खराब है, खाना वाना बनाना है। इतना सुनते ही माँ के होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है, अचानक पारुल को क्या हो गया। वो अजय से गुस्से से पूछती है, अचानक से उसे बुखार कैसे आ गया? तो वो कहता है, जैसे आप लोगों को बुखार आता है वैसे ही पारुल को भी आ गया। अब बुखार बता के तो आएगा नहीं, आप लोग जल्दी से घर आ जाओ पहले। खैर, तीनों लोग जल्द ही घर पहुंच जाते हैं और पारुल को इस हालत में देखकर चौंक जाते हैं। अजय की माँ चिढ़ते हुए पूछती है, अभी तक तो तू सही सलामत थी, अचानक तुझे क्या हो गया? तो पारुल अपने सर का पल्लू सही करते हुए बेड से उतरते हुए कहती है कि माँ, तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, पर मैं खाना बना दूंगी, आप परेशान न होइए। तभी अजय पारुल का हाथ पकड़ के उसे फिर से बिठा देता है
और कहता है कि बेवकूफ़ी न करो, चुपचाप आराम करो, खाना माँ लोग बना लेंगी, नहीं तो बाहर से मंगा लेंगे। पारुल की सास तमतमाते हुए किचन में जाती है और देखती है कि सूखी सब्जी और दही बड़े के अलावा कुछ नहीं बना है। अब तो वो और चिढ़ जाती है और भुनभुनाने लग जाती है कि सारा काम पड़ा है और महारानी बीमार हो गई, क्या ज़रूरत थी पार्टी रखने की। तभी अजय अपनी माँ और भाभी लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, पारुल तो रोज अकेले ही बनाती है, आज आप लोग मिलकर बना लीजिए। तो सभी चिढ़ के मुंह घुमा के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू माँ के कमरे में जाती है और कहती है, माँ चलिए, आज हम लोग फंस गए हैं, अब सारा खाना हम सबको मिलके ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो माँ भी सोचने लगती है कि अगर रोज रोज पारुल ऐसे बीमारी का नाटक करेगी तो सारा काम मुझ पर ही आ जाएगा, क्योंकि मेरी बाकी दोनों बहुओं में इतनी फुर्ती कहाँ है और मैं इतना सारा काम अकेले नहीं कर पाऊंगी। वो उठती है और कहती है कि अब हम सबका ये बहाना और नहीं चल पाएगा। इससे पहले कि पारुल रोज रोज ये नाटक करे, उससे अच्छा यही है कि हम सब मिलजुल के काम किया करें, नहीं तो हम लोग झेल जाएंगे। माँ जी की इस बात से सभी सहमत थे, सभी को अपनी गलती का एहसास था और सबने उनके इस फैसले पर अपनी मंजूरी दी। उस दिन के बाद से फिर किसी ने भी बीमारी का झूठा नाटक करने की कोशिश नहीं की। अब पारुल भी खुश रहती थी और सभी लोग मिलके घर का काम करते थे। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट करें। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पास ही दी गई बेल को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। मिलती हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।